नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक शब्दावली यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी से संबंधित संचित निधि यानी राज्य की संचित निधि, राज्य की लोक लेखा, राज्य की आकस्मिकता निधि और उससे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया था, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की कौन कौन सी निधियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स कर लिया था। और उसके साथ साथ उससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा कर लिया था। और मैंने आपको यह सिखाने का प्रयास किया था कि टेस्ट सीरीज अपनी स्वयं की कैसे बनाया जाए। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, राज्य व्यवस्था के बजाय आज हम लोग अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या करेंगे, कुछ शब्दावली के बारे में समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए IAS 2006 में भी पूछा गया है, ये IAS 2006 में पूछा गया है। हो सकता है इसको थोड़ा सा हेर फेर करके फिर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। आप लोग अगर विगत वर्षों के प्रश्नों को देखे होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेम टॉपिक बस क्या होते हैं उसके कंटेंट के साथ हेर फेर करके बदलाव करके हमें फिर से परोसा जाता है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसको चेक नहीं कर पाते हैं कि ये इस प्रश्न से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। ठीक, तो आइए देखिए एक और बात कि जब भी आप इकोनॉमिक्स हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राज्य व्यवस्था हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जितनी भी एग्जामिनेशन जो भी सब्जेक्ट हैं आपके एग्जामिनेशन में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसकी वोकैब इन्हेंस होती है। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज जब स्पोकन ज्वाइन करते हैं, कोर्स ज्वाइन करते हैं कि मुझे स्पीकिंग करना है इंग्लिश में, तो आपको क्या कहा जाता है कि आप अपनी वोकैब पावर को क्या करिए, मजबूत करिए, बढ़ाइए, इन्हेंस करिए। उसी रूप में अगर आपको अर्थव्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में, इतिहास में, इन सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी यानी भूगोल में भी अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी जानकारी रखनी है और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल करना है, तो आपको सबसे पहली बात आर्थिक शब्दावलियाँ, राज्य व्यवस्था से संबंधित शब्दावलियाँ और जलवायु एनवायरनमेंट से संबंधित यानी पर्यावरण से संबंधित शब्दावलियाँ, ऐसे ही करके जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारी शब्दावलियों को आपको समझना चाहिए, जो उसका आधार होना चाहिए। उसके बाद ही आपको उसके एनालिटिकल पार्ट पे जाना चाहिए। देखिए जब आप नहीं समझेंगे उसके शब्दों को तो बताइए, तो आपको समस्या होगी कि नहीं। आधार अब आपको नहीं पता हो तो क्या होगा, ठीक, अंश क्या हो ये न पता हो, आपको ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक, इसीलिए आपके ही इस चैनल पे मैंने राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और धारणाएँ, उसके लिए भी मैंने वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं। आप अगर पुराने व्यूअर होंगे, पुराने सब्सक्राइबर होंगे या कि इस फैमिली के पुराने मेंबर होंगे तो भी आप उसको देखे होंगे, अवश्य जाने होंगे। और इसके साथ साथ मैंने अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने इस चैनल पर वीडियो बनाया है, आप अवश्य उन्हें एक बार अवश्य देखें। आइए उसी श्रृंखला में, इसी शब्दावली की श्रृंखला में आज हम लोग समझेंगे विनिमय पत्र अथवा विनिमय हुंडी। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसे, बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, हस्तांतरण होगा। ठीक, इसको हम लोग समझते हैं। यह एक ऐसा लिखित विपत्र है जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर किसी व्यक्ति को यह शर्त रहित आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या उस विपत्र के वाहक को भुगतान कर दे। विनिमय हुंडी केवल मुद्रा के रूप में लिखी जाती है, अर्थात इसका भुगतान केवल और केवल मुद्रा के रूप में ही होता है। यह किसी वस्तु, कपड़ा, अनाज, सोना, चांदी आदि के रूप में नहीं होता है। ठीक, इसका क्या तात्पर्य हुआ कि ये ऐसा एक विपत्र यानी कि एक ऐसा लेटर है, विपत्र लेटर है, समझिए, केवल समझने के लिए क्या है कि जिसमें जो इसका लेखक होगा वो अपना हस्ताक्षर करेगा। और इसको एक और माध्यम से समझ सकते हैं आप, जैसे बैंक का चेक होता है, बैंक चेक से हम इसको रिलेट करके समझते हैं। जैसे बैंक का चेक हो गया, बैंक चेक पे क्या करता है, कोई जिस व्यक्ति का होता है वो क्या करता है, उस पर अमाउंट डाल देता है, जो भी अमाउंट उसे देना रहेगा, ठीक, और सिग्नेचर कर देगा, डेट डाल देगा, हो गया।
तो ये जो व्यक्ति इसको लेके जाता है बैंक में, इसको क्या कर सकता है, इससे पैसे विड्रॉ कर सकता है, ठीक, उसको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसा विपत्र है, ये ऐसा विपत्र है जिस पर इसका लेखक क्या करेगा, अपना हस्ताक्षर करेगा और उस पर ये लिख देगा, उस पर यह वह लिख देगा कि जो व्यक्ति इसे ले जा रहा है, यानी जो इसका वाहक है, जो इसको लेके जा रहा है, ठीक, इसको क्या मिलना चाहिए, इस पे कुछ मुद्राएं लिखी होंगी और ये मुद्रा के ही फॉर्म में मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि आप इसके बदले कपड़े ले लें तो ये ले लें वो ले लें, आपको इसको क्या मिलेगा, मुद्रा ही मिलेगा, जो इस पे लिखा रहेगा, जो अमाउंट रहेगा, ठीक। या फिर समझिएगा कि लेखक ये अपना हस्ताक्षर लिखता है और ये कहता है, अपना हस्ताक्षर भी करता है और ये कहता भी है कि ये जो वाहक है, यानी जो बिल को लेके जा रहा है, ये विपत्र को जो लेके जा रहा है, इसको क्या मिले, भुगतान इसका मिले। और इसके साथ साथ ये भी लिख सकता है कि यह व्यक्ति, यानी यह व्यक्ति विशेष जो लेके जा रहा है, इसको न दे करके किसी अन्य व्यक्ति को इस धन को क्या करना है, हस्तांतरित करना है। समझ गए, बहुत ही सिंपल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये समझना है कि ये इसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ मुद्रा के ही रूप में होता है, ये सोना चांदी अनाज कपड़े ये सब में नहीं होता है, न ही वस्तु में भी होता है, ठीक। क्या होता है, ये ऐसा लिखित विपत्र होता है जिसमें हस्ताक्षर यानी लेखक, यानी जो इसमें लिखा हुआ है उसी को लेखक बोलेंगे, राइटर बोलेंगे, वो क्या करेगा, अपना हस्ताक्षर तो करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये आज्ञा भी देगा कि यह कोई निश्चित धनराशि वो लिख देगा और कहेगा कि किसी व्यक्ति विशेष, या फिर क्या करेगा, वो किसी अन्य व्यक्ति को भिजवाएगा। इसको एक और उदाहरण के रूप में समझिए, इससे अगर क्लियर नहीं होगा तो एक और उदाहरण लीजिए। मैं उदाहरण के ही माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी तो हमने ये देखा कि जो वाहक ले जा रहा है ये उसके लिए था। अभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसने क्या किया, इस पर अपने हस्ताक्षर दिए और ये लिख दिया, क्या लिख दिया कि किसी व्यक्ति विशेष, यानी मान लीजिए किसी बी व्यक्ति को, ठीक, बी व्यक्ति को इसे क्या करना है, कुछ मुद्राएं देनी है, ठीक, कुछ मुद्राएं देनी है। अब यहाँ पर इसने क्या किया, एक सी व्यक्ति को बुलाया, ठीक, एक सी व्यक्ति को बुलाया और अपने इस पे पहले ही लिख दिया, इसने हस्ताक्षर कर दिया कि बी व्यक्ति को ही ये भुगतान होने चाहिए, तो इसको दिया और ये क्या किया, ये सी व्यक्ति आया, इसको लिया और फिर ले जा करके ये जो बी व्यक्ति है इसको ये दे दिया, ठीक, इसको ये दे दिया। ये जीरो उरो इधर उधर होगा, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, बस मैं केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसने क्या किया, ये जो ए व्यक्ति है इसने जो है बी व्यक्ति को इसे देना था, इस पर लिख दिया था पहले से ही, और इसने सी को बुलाया, कहा कि ऐसा है मैं तुम्हें एक विपत्र दे रहा हूँ, ये विपत्र तुम ले जा करके बी व्यक्ति को दे देना, ठीक, और उसमें पहले से ही इसने मेंशन कर दिया कि ऐसा है, इसमें जो भुगतान है, जो मुद्रा है, ये सिर्फ और सिर्फ बी को ही भुगतान की जाएंगी। ये तो हो गया एक कंडीशन, ठीक। और एक कंडीशन क्या हुआ, जो मैंने पहले ही बताया, ये दूसरा कंडीशन ये होगा, इस एग्जाम्पल को हटाया जाए तभी जाके कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्लियर होगा। ये तो हो गया एक कि यानी ये किसी अन्य व्यक्ति को भेज रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ये व्यक्ति है ये बी को ही देना चाहे, यहाँ पे पहले से ही सी को ही देना चाहे, यानी जो ले जा रहा है सी व्यक्ति को ही देना चाहे, तो इसको बुलाया और क्या कहा कि ऐसा है, तुम ये विपत्र लो और ले जाके इसका क्या करो, विड्रॉ कर लो। तो ये क्या करेगा, सी को दिया, सी उसका वाहक भी, उसको ले जाने वाला भी है, उसी को भुगतान भी हो गया, ठीक। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं बाई बैक क्या होता है। बाई बैक का मतलब होता है, बाई मीन्स खरीदना, बैक मीन्स पहले, ठीक, कहते हैं ना बैक हो जाओ, बैक मिलाओ, बैक मीन्स पीठ भी होता है, ठीक। आइए अब हम लोग समझते हैं क्या है ये बाई बैक। से आशय सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अपने जारी किए गए शेयरों के एक अंश
को वापस खरीदने से होता है। अब बताइए, कोई कंपनी थी, उसने क्या किया, हम लोग थोड़े थोड़े पे ही समझते जाते हैं। मान लीजिए ये कोई कंपनी है, क्या है ये कंपनी है, इसने क्या किया, अपने शेयर जो थे 100% वाले, इसमें से क्या किया, इसने 20% शेयर पहले बेच दिया, ठीक। 80% में मालिकाना भी इसी का है, इसी का ही है, ठीक। 20% इसने क्या किया, पहले बेच दिया। बेचने के बाद क्या किया, बाद में अब जिसने भी खरीदा, चाहे ए खरीदा हो चाहे बी खरीदे हों, जो भी इन दोनों में से चाहे जो एक, मान लीजिए ए ही खरीदा हो, हम लोग केवल एक ही, इसने क्या किया, 20% कंपनी का शेयर खरीद लिया। फिर उसके बाद क्या किया, कंपनी ने क्या कर दिया काम, कि कहा कि ऐसा है जो तुमने 20% मेरा शेयर लिया था, अब ऐसा है मैं वो 20% फिर से मैं वापस खरीदना चाहती हूँ, ये कंपनी कह रही है, ठीक। ये कंपनी क्या कह रही है इनसे, ए से कह रही है ऐसा है जो आपने 20% मेरा शेयर खरीदा था, उस 20% को मैं वापस खरीदना चाहती हूँ। तब ये महोदय कहेंगे तो ऐसा है, ठीक है, तो आप खरीद लीजिए। तो अब क्या करेंगे, अब ये खरीद लिए। यहाँ तक की बातें यही है। पुनः वापस क्रय किया गया अंश की चुकता पूंजी में सम्मिलित नहीं होता है। यानी कि जो अब इनकी पूंजी जो रहेगी 80% में, मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख करोड़ है या फिर 1000 करोड़ हम लोग मान लेते हैं, छोटी छोटी संख्याएं अच्छी नहीं लगती हैं कंपनियों के लिए। 1000 करोड़ इससे क्या है, कैपिटल है, तो इसकी कैपिटल केवल इतनी ही रहेगी। यहाँ पे जो खरीदा इसने 20% को, इसको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, ठीक। किसको ऐड नहीं किया जाएगा, जो इसने पहले बेचा शेयर को, फिर बाद में इसको खरीद लिया, किसने, कंपनी ने खरीदा, फिर उसके बाद क्या किया, अब तो इसमें ऐड नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी को, कंपनी का जो पूंजी आधार होगा वो कम हो गया ना, कि अब इसी 1000 करोड़ में से ही इसको खरीदा भी। मान लीजिए इसने क्या किया, मान लीजिए इसने 50 लाख में, मान लेते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं 50 लाख में ये 20% का क्या किया, 20% का शेयर इसने कंपनी वापस खरीद लिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, 1000 करोड़ में से 50 लाख अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी। यानी कि जो पहले का आधार, जो पहले का इसका पूंजी आधार था, यानी कैपिटल बेस कैपिटल था, वो क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया। यही होता है बाई बैक यही होता है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपका स्वागत है। मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।